click to subscribe to the channel and then press the bell icon to get regular updates of videos, live sessions, and important seminars. So, good afternoon, everyone. Meeting after a long time. Good afternoon. Anyway, because election भी न्यूज़ में है और अभी फिर से अभी SBI ने इशू किए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स. क्या इशू है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, व्हाट इज द नीड? और ये अभी देयर आर 2-3 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू पॉलिटी के अगर आप टॉपिक से लिंक करोगे तो बहुत सारे टॉपिक लिंक होंगे इससे. फर्स्ट इज ऑफ कोर्स इलेक्शंस, देन इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, देन एक आरबीआई की फंक्शनिंग के लेके भी है थोड़ा सा, इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा. दिस इज फंडामेंटल राइट्स प्लस वैलिडिटी ऑफ द लॉ. वैसे तो एक आर्टिकल है इसमें, मतलब चीज़ें उन्होंने हाईलाइट करी हैं, बट देन विल गो बियॉन्ड द आर्टिकल बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स, व्हाई दे आर इशूड, व्हाट्स द नीड ऑफ इशूइंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स, क्या ज़रूरत पड़ गई. ठीक है, तो अभी न्यूज़ में ऑफकोर्स इलेक्शंस के जैसा है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि इशू कब होता है, कब इशू होता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिना दे इशूड? कब इशू किया जाता है? हाँ, साल भर नहीं होता. द नोटिफिकेशन हैज टू कम फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री फर्स्ट, देन your scheduled commercial banks are allowed to issue it. Right now it's the only SBI. Finance Ministry issue करता है before elections. तो वो depend करता है, it depends on them. Depends on Finance Ministry. Generally it is before elections. तो अभी जब elections होने वाले थे ना राजस्थान, छत्तीसगढ़, MP में, तो उसके जब MCC इन्फोर्स होता है उसके जस्ट पहले ये लोग इशू कर देते हैं फंडिंग के लिए. But that is very arbitrary. Generally, मतलब it depends on Finance Ministry whenever they want to issue it. Electoral bonds. पहली चीज समझना पड़ेगा कि how they are different from normal bonds. They are called as bearer bonds. What are bearer bonds? They are not like your bonds जिसमें आप पैसा खरीदोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है, they are not your normal typical bonds. They are called as bearer bonds. What are bearer bonds? So you do not know interest is earned, plus cannot be used for any specific purpose apart from the one which is specified, of course. Other purposes. And there is no trail, generally, information कि पैसा कहाँ आया किसको गया of bearer bonds. दूसरी चीज इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये है कि ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी आरबीआई कैन ओनली इशू बियरर बॉन्ड्स, ओनली दीज टू. अभी तक समझ में आया? नोट कर लो फिर बताता हूँ. So I generally prefer making notes in a mind map format में. This is like a mind map. हर चीज लिंक कर दो इश्यूज के, बिकॉज उससे क्या होता है, you have flexibility of adding more information साइड में इधर उधर. एक लाइन से लिखते जाओगे तो फिर वो स्पेस खत्म हो जाएगा, फिर उसमें कुछ ऐड करना होगा तो स्टिकी नोट लगाओगे. So generally I prefer making a flow chart or a diagram of the notes ताकि I can connect more and more topic. Only central government and RBI is empowered to issue bearer bonds in India, and through finance ministry. वो भी क्वेश्चन आ सकता है कि bearer bonds क्या स्टेट गवर्नमेंट इशू कर सकते हैं? नहीं, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी आरबीआई. जैसे टी बिल्स को लेके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था
20 अभी इस साल आया था, ट्रेजरी बिल्स स्टेट गवर्नमेंट इशू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या नो ट्रेल इन्फो नहीं रहता कि किसने खरीदा किसने दिया, अपार्ट फ्रॉम दी ओनली कंसर्न अथॉरिटी बियरर बॉन्ड्स में? दे आर टाइप ऑफ बियरर बॉन्ड्स, या हटा दूं? तो बेसिकली इसको हटाता हूं यहां से। दे आर अ टाइप ऑफ, या एक तरीके से बियरर बॉन्ड्स, ये टाइप भी बोल लो आप, विच आर यूज फॉर इलेक्टोरल फंडिंग। अब इसमें इशू ये है कि न्यूज़ में आया है, और जो आर्टिकल भी मैंने आपको दिया उसमें उन्होंने हाईलाइट किया है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विथ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। फर्स्ट पहले तो ये होना चाहिए कि वाई इट वाज इशूड फर्स्टली। तो गवर्नमेंट का कहना है कि वी वांट टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, anonymity in electoral funding. दिस इज द गवर्नमेंट स्टैंड, ठीक है, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? और उन्होंने बोला है इंक्रीजिंग पीपल्स participation in democratic process also through bonds. So people are willing to donate through this. अब एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि भाई ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ा रही है गवर्नमेंट इट अलग पॉइंट विथ योर इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अभी तक क्या है, क्या होता था कि पहले जो आपकी ये इलेक्टोरल फंडिंग होती थी, इट्स कॉल्ड एज इलेक्टोरल फंडिंग, इज किससे गवर्न होती है? पॉलिटी की क्लास में बताया था मैंने, आरपीए 1951 से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इसमें लिखा रहता है कितना रहती है फंडिंग, क्या क्या सब प्रोसीजर रहता है कि लोकसभा के लिए कितना खर्च कर सकते हैं, एमएलए के लिए कितना खर्च कर सकते हैं। उसमें उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया गया अमेंडमेंट के लिए कि 2000 रुपीज तक ही कैश डोनेशन हो सकता है। अब पहले 20,000 तक हुआ करता था। इसके ऊपर कैश डोनेशन नहीं ले सकते। तो अब सरकार ने सोचा कि कैसे बढ़ाई जाए और फंडिंग, कैश डोनेशन में लिमिट लग गई है, बट आज के टाइम में तो 2000 का डोनेशन देना मल्टीपल अकाउंट से बहुत ईजी है। 2000 का तो नोट ही एक ही है, चिल्ड्रन में तो देनी नहीं पैसे एक एक रुपए में। तो उन्होंने बोला कि लेट्स इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, बॉन्ड्स इशू करते हैं। कि बॉन्ड्स इशू करने से क्या होगा, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के फीचर्स क्या है पहले, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी वाला जो पॉइंट है उन्होंने इससे लिंक किया कि इसके फीचर्स ये है। फर्स्टली है कि एनोनिमिटी है कंप्लीटली, ना डोनर को पता है, मतलब डोनर ऑफ कोर्स लेने के बाद बताएगा कि मेरे को इस पार्टी के लिए मैं डोनेट कर रहा हूँ, जहां से वो इंस्ट्रूमेंट खरीदेगा बैंक से। तो उसमें क्या है, ओनली एसबीआई नोस, ओनली एंड द आरबीआई नोस, ओनली दीज टू एंटिटीज नो अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द परचेजर एंड किसको जा रहा है। क्योंकि आप सिर्फ एसबीआई से ही खरीद सकते हो। क्या हुआ बताओ? मैंने जैसे मान लो एसबीआई से बॉन्ड खरीदा, ठीक है, मैंने परचेज किया कि मैंने बॉन्ड खरीद के मैं इशू कर दूंगा कि मैं बॉन्ड लेके किसी इसी पार्टी के लिए डोनेट कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली, तो उसके अकाउंट नंबर में जाएगा बॉन्ड, ठीक है। तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पता होगा किसने दिया मुझे पैसा, ठीक है। तो इसमें अभी के टाइम पे सिर्फ एसबीआई पता होगा, बिकॉज यू कैन नॉट बाई बॉन्ड अंटिल योर केवाईसी इज अपडेटेड। मतलब वही समझ लो, आधार वाधार जब तक नहीं दोगे तब तक आप खरीद नहीं सकते। दूसरा, आरबीआई को ऑफ कोर्स पता होगा, बिकॉज आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक,
बट द पॉलिटिकल पार्टीज विल नॉट नो किसने पैसा दिया उनको, ठीक है। और एसबीआई को पता होगा बिकॉज एसबीआई इज द ओनली इशूइंग अथॉरिटी राइट नाउ। ये न्यूज में इसलिए आर्टिकल आया बिकॉज गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में। उसमें अमेंडमेंट ये आया है कि एसबीआई के अलावा भी ऑल अदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को अलाउ करेंगे इशूइंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स। और उसमें 2-3 चेंजेस और हैं जो डिस्कस करेंगे, तो इसलिए न्यूज में आया है। तो अभी के लिए ओनली एसबीआई इज देयर विच इशूज। अभी आप गूगल करोगे तो आएगा एसबीआई की सिर्फ 14-15 ब्रांचेस हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया जो इशू करती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। नॉट एवरी ब्रांच इज इवन अलाउड, ठीक है। तो लिमिटेड ब्रांचेस होती हैं जैसे यू कैन गो एंड बाय इन इलेक्टोरल बॉन्ड। वही बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये कि ट्रांसपेरेंसी उन्होंने बोला, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम इन सब चीज़ों के लिए कर रहे हैं बॉन्डिंग। तो पहला उन्होंने बोला कि एनोनिमिटी। तो एनोनिमिटी का फायदा क्या होगा पहले बताओ गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी तो वी विल काउंटर द पॉइंट एनोनिमिटी वाला भी। हाँ, जैसे उसको बोलते हैं वेंडेटा बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे और मान लो कि यूपी में जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले थे, ठीक है। तो एक पार्टी के टाइम पे बहुत बूम कर रहा था उनका कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ठीक है। अब उन्होंने ज़्यादा फंडिंग दी होगी या तो जैसा भी है, तो किसी पर्टिकुलर कॉर्पोरेट एंटिटी, प्लीज आइए, ठीक है, प्लीज किसी पर्टिकुलर कॉर्पोरेट एंटिटी के अगेंस्ट आप वेंडेटा नहीं कर सकते। अब ये नहीं बोल सकते कि भाई अंबानी ने मोदी जी की बीजेपी की सरकार को ज़्यादा दिया था पैसा, हमें नहीं दिया कांग्रेस में, बिकॉज हमें पता ही नहीं है किसने कितना पैसा दिया, ठीक है। मुझे नहीं पता कि मेरे अकाउंट में पैसा कौन डाल रहा है, ठीक है। सो आई कैन नॉट हैव अ पॉलिटिकल वेंडेटा। सो अनोनिमिटी का पॉइंट यहाँ पे है कि पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं हो सकता। आपने मूवी देखी है राजनीति? उसमें देखा था वो शख्स के एरिया बोलता है बाद में कि मैं इसको दे दूंगा उसको दे दूंगा पैसा। दैट्स द कॉर्पोरेट फंडिंग का इशू, वो यहाँ पे भी होता है अभी भी, ठीक है। तो कॉर्पोरेट को आप फोर्स नहीं कर सकते कि भाई तुमने उसके इलेक्शन में ज्यादा पैसा दिया पार्टी को, हमें नहीं दिया, बिकॉज उनको पता ही नहीं है किसको पैसा जा रहा है। बट इसका ये डबल एज स्वॉर्ड है, ठीक है। वो आप बाद में आएंगे कि कैसे इशू है, पहले तो मतलब फीचर्स डिस्कस करते हैं। वो जो उसका क्रिटिसिज्म करेंगे तब लास्ट में नोट करना क्रिटिसिज्म जो है। अभी तो पहला फीचर ये कि एनोनिमिटी है, बिकॉज नॉट इवन द पॉलिटिकल पार्टी विल नो कि कहाँ से पैसा आया, ओनली द एसबीआई एंड आरबीआई नो। ऑफकोर्स जो खरीद रहा है उसको तो पता ही होगा ना, मैं तो इस पार्टी को दे रहा हूँ, उसका तो पर्पज ही है। दूसरी चीज यहाँ पे इन्होंने बोला कि दिस बॉन्ड विल ओनली बी अवेलेबल फॉर 15 डेज खरीदने के बाद। इतनी देर में इनको इन कैश कराना पड़ेगा, मतलब अकाउंट में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं जाता, ठीक है। वो बस पॉलिटिकल पार्टी के कह सकते हो इलेक्टोरल फंडिंग के लिए एक सेपरेट एस्क्रो अकाउंट बना हुआ है, उसमें हर पार्टी के लिए अलग अलग है। बट पॉलिटिकल पार्टीज को 15 दिन के अंदर अपने अकाउंट में इसको इनकैश कराना पड़ेगा, नहीं तो एक्सपायर हो जाता है। इन मल्टीपल्स में मिलता है, 1,000 से 10,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़, इतने मल्टीपल्स में रहता है इलेक्टोरल बॉन्ड जो रहते हैं। वो गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज दे हैव दिस एक स्पेसिफिक स्कीम है, इट इज अ स्टैट्यूटरी लॉ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, उसमें लिखा हुआ है। वो वापस रिफंड क्लेम कर सकता है, नहीं हुआ तो नहीं, वापस रिफंड ले सकता है बाद में, क्योंकि वो खराब हो गया, बेकार हो गया। वो दोबारा मतलब ऐसा नहीं कि 15 दिन बाद उसको रिन्यू कराएगा, उसको नया ही खरीदना पड़ेगा बॉन्ड जो है। ऐसे तो कोई खरीदेगा नहीं ना, मेरा पैसा फंस जाएगा टाइप वाला हिसाब है। बट लेकिन पॉलिटिकल पार्टी 15 दिन के बाद कुछ नहीं कर सकती उसका, मतलब दे विल हैव टू इनकैश इन देयर अकाउंट। अब इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बोलती हैं कि बहुत अच्छा है ये, क्योंकि हम लोग ज़्यादा दिन तक पैसा रखेंगे नहीं तो वी कैन नॉट यूज इट फॉर अदर पर्पजेस। बट अल्टीमेटली पैसा तो आपके अकाउंट में ही जा रहा है ना, चाहे 15 दिन बाद लो चाहे 15 दिन पहले लो, आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करो। बट हाँ, ये चीज़ है कि एक ऑनलाइन ट्रेल रह जाएगी उसकी कि इतना पैसा अकाउंट में आया, इतना बाहर निकला। कौन? कोई भी खरीद सकता है, इवन कॉर्पोरेट एंटिटी, कोई भी, मतलब आपके इवन एनआरआईज कैन परचेज इट, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है। पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पता चलेगा कि मैं किसने पैसा, अभी उस पर क्रिटिसिज्म में बाद में आएंगे, मैं बोल नहीं रहा हूँ इसलिए भी। फायदा अभी कुछ कुछ लोगों को होगा, सबको नहीं होगा, ठीक है, कुछ कुछ लोगों को, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता होगा, ठीक ठीक है। दूसरा इसका फीचर ये है कि वही पॉलिटिकल पार्टीज ले सकती हैं बॉन्ड जिन्होंने एटलीस्ट 1% वोट पाया हो, वैलिड वोट्स।
लास्ट इलेक्शन में। सिर्फ वही फुल पॉलिटिकल पार्टीज एलिजिबल हैं। Only those political parties are eligible to get fund through electoral bonds who at least secured 1% of the valid votes in the last election. Only those political parties, लिख लो, only those political parties are eligible to, only those political parties are eligible to get funding through electoral bonds, get funding through electoral bonds, who have secured, who have secured at least 1% of the valid votes, who have secured at least 1% of the valid votes in the last elections. बॉन्ड तो किसी के लिए भी इशू कर सकते हैं ना, लोकल नहीं, उनके लिए नहीं है। एटलीस्ट 1% द वैलिड वोट्स इन द लास्ट इलेक्शन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इट इज डेटरिंग फॉर स्मॉल पार्टीज। जो 1% वैलिड वोट नहीं पाएंगे उनको फंडिंग ही नहीं मिल सकती, ठीक है? तो स्मॉल पार्टीज के लिए फायदेमंद चीज नहीं है। तो आपकी जो रीजनल पार्टीज के लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि जो 1% वैलिड वोट पा रहा है, वैसे 1% वैलिड वोट पाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है आज के टाइम में, बट वही ये डिपेंड करता है कि जैसे बीएसपी की हालत हो गई है बाकी स्टेट्स में, मतलब 1 सीट 2 सीट, चलो सीट मिलना तो मतलब 1% वैलिड वोट से ज़्यादा हो गया, लेकिन कहीं कहीं जो जैसे कर्नाटका में 0 सीट, ठीक है? तो वहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा इन पार्टीज़ के लिए। उन स्टेट के इलेक्शन के लिए फंड नहीं मिल पाएगा इनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, वो स्पेसिफाई किया हुआ है। नहीं नहीं, वो अलग बना रहे, वो एक एस्क्रो अकाउंट होता है, उसमें लिखा रहता है कि किस पर्पस के लिए टाइम पे इशू किया जा रहा है। हर स्टेट के लिए अलग रहता है वो, इसीलिए तो मैंने बोला जब एमसीसी इन्फोर्स होता है तभी वो इशू करते हैं बॉन्ड, उसके टाइम पे जब जिस स्टेट का इलेक्शन होगा तभी होता है, और 15 दिन का टाइम होता है। आप पैसा कैसे यूज कर लोगे बाद में किसी और इलेक्शन के लिए ना, इसीलिए तो सारी चीजें लिंक्ड है ना। जब इलेक्शन होने वाला होगा उसके जस्ट जैसे ही एमसीसी इन्फोर्स होता है, वो लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि एमसीसी खत्म होने तक, इलेक्शंस होने के पहले पहले तक सारा इनकैश हो जाए 15 दिन का। तो जिस स्टेट का जब इलेक्शन होगा तभी वो इशू करते हैं बॉन्ड। 15 दिन के अंदर नहीं करोगे तो पैसा बेकार हो गया आपका, और वो पैसा जो है, क्योंकि जो अकाउंट में इनकैश करना होगा उसी टाइम तक के लिए वैलिड रहता है, उस पीरियड के लिए जब तक एमसीसी इन्फोर्स रहता है, बाद में पैसा बेकार हो जाता है। तो इसलिए वो निकाल नहीं सकते, डेबिट नहीं कर सकते अपना अकाउंट से पैसा, तो क्या करते हैं उसी समय सारा इकट्ठा निकाल लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, बट लेकिन वो उसी इलेक्शन टाइम के लिए पीरियड के लिए वैलिड है वो। अब वो तो है ही प्रॉब्लम, अब वो क्या कर सकते हैं, वो तो फिर वो कैश वाले बात ही होगी, अकाउंट से निकाल के अपने। इलेक्शन कमीशन ने कोई लिमिट तो सेट करी नहीं है। नहीं, वो सिर्फ स्पेंडिंग को लेके है ना, तो स्पेंडिंग के लिए वो तो एक कैंडिडेट के लिए वो बोलेगा हमारे तो 1,100 कैंडिडेट हैं। नहीं, बट देन उसके अलावा और भी तो खर्चे होते हैं ना, कैंपेनिंग वैम्पेनिंग के। सिर्फ उसके लिए थोड़ी होता है कि वो जो एक इंडिविजुअल आपका जो है कैंडिडेट है उसकी कैंपेनिंग का तो खर्चा अलग है, उसके अलावा और भी अलग खर्चे होते हैं, मल्टीपल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, पूरा लिया जाता है उसमें। पार्टी का एक्सपेंस अलग होता है, ठीक है? एक पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन एक्सपेंडिचर वो अलग होता है, और कैंडिडेट का इलेक्शन एक्सपेंडिचर अलग होता है। और ये फायदा तभी मिलता है जब आप नेशनल स्टेट पार्टी बनते हो, ये भी उसमें लिमिट रहती है। तभी तो हर पार्टी बनना चाहती है, तभी उनको बोलते हैं दे आर रिकग्नाइज्ड पार्टी एंड नॉट रजिस्टर्ड पार्टी। तो जो नेशनल स्टेट पार्टी नहीं होती, दे आर कॉल्ड एज रजिस्टर्ड बट नॉट रिकग्नाइज्ड पार्टी। तीन ही टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक नेशनल है, एक स्टेट है, और एक होती है रजिस्टर्ड बट नॉट रिकग्नाइज्ड। तो उसमें अलग अलग उनको फायदा रहता है कि रजिस्टर्ड नॉट रिकग्नाइज्ड को इतना एक्सपेंडिचर का लिमिट नहीं होता, वो पार्टीज के लिए अलग अलग रहता है। स्टार कैंपेनर्स इतने होंगे, इतना एयर टाइम मिलेगा ऑल इंडिया रेडियो में, 40 स्टार कैंपेनर हो सकते हैं नेशनल पार्टीज के लिए। स्टार कैंपेनर मतलब दे हैव मोर एक्सपेंसेस एट देयर डिस्पोजल फॉर इलेक्शन की आपकी प्रमोशन के लिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस, एक्सपेंडिचर के लिए। 1% इसमें इन्होंने बोला है कि ऐसा रहेगा, उन्होंने बोला नॉमिनिटी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, क्योंकि सिर्फ एसबीआई को पता है, ओनली आरबीआई एंड एसबीआई नोज, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। दूसरा उन्होंने बोला है कि पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं, अब कि लोगों के पास एक तरीके से एवेन्यू मिल गया कि बैंक ही जाना है बस जाके, और जिसको डोनेट करना कर देंगे। जैसे आम आदमी पार्टी वाले बोलते रहते हैं, चाहे 100 रुपये कमाओ चाहे 500 रुपये कमाओ, देना ही है सबको,
सुना होगा आपने, वो एक दो टीवी में आता रहता है कभी कभी ऐड, अरविंद केजरीवाल जी बोलते रहते हैं कि चाहे 100 रुपये कमाओ चाहे 500 रुपये कमाओ, सबको देना है। बट देन पॉइंट यहाँ पे वही है कि 1% वैलिड वोट्स मिलेंगे तभी आप टेक बेनिफिट ऑफ द स्कीम। अब ये तो गवर्नमेंट का वर्जन है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एनोनिमिटी एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन। अब उसका क्रिटिसिज्म है, तो क्रिटिसिज्म के लिए भी आर्टिकल आया है। बेसिकली इट इज एन इन्वेंशन टू करप्शन लिखा हुआ है कि कैसे इन्वेंशन किया गया है करप्शन करने के लिए थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड। सो द स्कीम इज कॉल्ड एज इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो वो पहली चीज उसमें ये है कि उसमें 2-3 एंगल इन्वॉल्व है। पहला तो ये कि जिस तरीके से उसको अमेंड किया गया है, तो पहले तो देखेंगे व्हाट आर द अमेंडमेंट्स टू द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स। ये हटा दूं, नोट कर लिया। ट्रांसपेरेंसी मतलब सब चीजें ट्रांसपेरेंट, जो दे रहा है उसको पता है कि मैं किस पार्टी को दे रहा हूँ। अगर नहीं इनकैश करेगा 15 दिन बाद, पैसा बेकार है, निकाल नहीं सकता। वही मैंने बताया, जो दूसरे स्टेट के लिए नहीं निकाल सकता पैसा वो। हाँ जी, अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा, अभी फायदा बताऊंगा कैसे होगा फायदा। ये तो ऑब्वियस क्वेश्चन है, पता होना चाहिए क्या। अभी उसी पे तो आ रहा हूँ, क्रिटिसिज्म में आऊंगा, अमेंडमेंट में आऊंगा तब बताऊंगा। वो 7.5% डालो बोल रहे हो ना, कॉर्पोरेट एंटिटी के डोनेशन। अभी आ रहा हूँ, जो समझ गया आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। वो क्रिटिसिज्म में आएंगे इसके। नोट्स उसी तरह बनाओगे ना जैसे लिखने का तरीका होगा वहां पे, ऐसे थोड़ी कुछ भी पॉइंट लिख दोगे एग्जाम में बीच में। तो बेसिकली जो आपका आर्टिकल मैंने दिया है वो डिस्कस ज़्यादा नहीं करूंगा, मोस्टली सब चीज़ उसकी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसी तरीके से। मतलब मैं बता रहा हूँ नोट्स कैसे बनाने, जैसे कोई आर्टिकल आएगा, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दिया आपको, ठीक है। पहला काउंटर करेंगे इनका ट्रांसपेरेंसी का पॉइंट। अब ये बोल रहे हैं कि वी आर ब्रिंगिंग मोर ट्रांसपेरेंसी बिकॉज जिसको जा रहा है पैसा उसको जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज को अनोनिमिटी भी लिंक्ड है उससे। सो वी कैन नॉट हैव अ पॉलिटिकल वेंडेटा कि भाई अंबानी जी ने पैसा नहीं दिया मुझे, तो कल को कांग्रेस की सरकार बन जाए तो बोलेंगे हाँ तुम्हारा मैं पास नहीं करूंगा इंडस्ट्री का जो प्लान है, जो भी एक्सपेंशन का। तो वो चीज़ नहीं कर सकते बिकॉज पता ही नहीं हमें कौन पैसा दे रहा है। प्रॉब्लम क्या, इट इज बायस टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में होगी उसको फायदा है इससे, बिकॉज अल्टीमेटली दे कंट्रोल द आरबीआई थ्रू फाइनेंस मिनिस्ट्री, दे ऑल्सो कंट्रोल द एसबीआई। उनके पास तरीका है पता लगाने का, वो पता लगा सकते हैं। वो तो यार देखो, वो तो ऑफ द रिकॉर्ड वाली बात है। ऐसे तो मैं बहुत सारी चीजें ऑफ द रिकॉर्ड कर सकता हूँ कि हाँ भाई तुम्हारे लिए काम कर दिया है। अब यार देखो, जो कॉर्पोरेट डोनेट कर रहा होगा वो तो इवेंचुअली बताएगा ही ना, सर मैंने आपके अकाउंट में इतना डाल दिया है। हाँ ध्यान रखना, हमारी पॉलिसी बना देना सर, फाइनेंस मिनिस्ट्री को बोल देना, ठीक है। वो तो ऑटोमेटिक, मतलब यहाँ तो बात हो रही है कि ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें क्या है। तो ब्लैक एंड व्हाइट में हम यही बोल सकते हैं, जैसे जो आप वो पॉइंट बोल रहे हो कि मैं बता दूंगा वो बता देगा। हम तो कह रहे हैं गवर्नमेंट खुद पता कर लेगी इस पॉइंट से। अब कोई बोल रहा था उर्जित पटेल जी को सिर्फ इसलिए पॉइंट किया था क्योंकि डिमोनेटाइज नोट गिनने थे उन्हें, फिर काम खत्म हो गया तो उनका भी खत्म कर दिया काम। तो अल्टीमेटली यू नो आरबीआई को गवर्न और एसबीआई को गवर्न कौन करता है। सो इट इज बायस्ड टुवर्ड्स द पार्टी हु इज इन सेंटर। तो छोटी मोटी पार्टीज के लिए समझ लो आप, असेंबली इलेक्शंस के लिए घाटा है उनको अगर वो सेंटर में नहीं है तो, क्योंकि ये लोग पता लगा सकते हैं और पॉलिटिकल वेंडेटा भी कर सकते हैं। इन्हें तो पता लगा लेंगे ना किसको कहाँ से पैसा जा रहा है। एसबीआई के पास इंफॉर्मेशन है, आरबीआई के पास इंफॉर्मेशन है, दोनों उन्हीं की बॉडी है। ट्रांसपेरेंसी खत्म, अकाउंटेबिलिटी बोल, ऑफ कोर्स प्राइवेसी का तो वायलेशन नहीं, तभी तो मैंने पहले लिख दिया था कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही हैं। जब मैंने लिखवाया था कि कौन कौन से पॉलिटी के टॉपिक लिंक इससे, पहले लिखवा दिया था मैंने, तो फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है। वो भी वायलेट हो रही है, आर्टिकल में भी लिखा हुआ है कि इवन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वायलेटेड बिकॉज यू डू नॉट नो कि, अब वही चीज़ में आ रहा है जैसे ये ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी वाला पॉइंट है जिसमें कॉर्पोरेट डोनेशंस पे आते हैं, ठीक है। जो कॉर्पोरेट डोनेशंस का इशू है, अभी जो अमेंडमेंट किया गया, रिसेंट अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट आरपीए में किया जाता है, ठीक है, वो इलेक्टोरल फंडिंग को लेके आरपीए 1951 में। उसमें पहले क्या होता था अर्लियर कि 7.5% ऑफ द प्रॉफिट जो है कंपनी का, उतना ही आप
डोनेशन दे सकते हो, और लास्ट 3 साल में आप प्रॉफिट दिखाना है आपको, और इवन जो कंपनी है वो एग्जिस्टिंग होनी चाहिए लास्ट 3 ईयर से। हाँ, तो पहले तो ये है कि कॉर्पोरेट डोनेशन में अर्लियर ऐसा होता था, अर्लियर का बता रहा हूँ ये, ठीक है, अभी का नहीं है ये। पहले ऐसा होता था कि 7.5% ऑफ द टोटल कंपनी का जो प्रॉफिट है उतना ही आप डोनेट कर सकते हो, मैक्सिमम इतना ही है, इससे ज़्यादा आप डोनेशन नहीं कर सकते, मतलब एक लिमिट थी आपके पास। तो देखो कंपनी का कितना प्रॉफिट है वो तो आप वैसे भी इनकम टैक्स उन्हें फाइल करना होता है, तो दैट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। नहीं भी होगा तो उन्हें आइडिया रहता है इनकम टैक्स वालों को कितना इन्होंने किया हुआ है। तो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि ज़्यादा डोनेशन नहीं कर सकते हो, 7.5% तो टोटल प्रॉफिट का ही वो कर सकते थे, और ऊपर से लास्ट 3 साल में कंपनी को प्रॉफिट दिखाना भी पड़ेगा अपने बुक में। ऐसा नहीं कि इसी साल प्रॉफिट हुआ तो आपने इस साल 7.5% डोनेट कर दिया, लास्ट 3 साल से आपको दिखाना पड़ेगा कितना प्रॉफिट था आपकी कंपनी का, प्लस वो कंपनी एग्जिस्टिंग होनी चाहिए लास्ट 3 साल से, ऐसे नहीं कि अभी 2 महीने पहले कंपनी बनी है। दैट इज बेसिकली टू चेक शेल कंपनीज, फर्जी कंपनी जो होती हैं शेल कंपनीज बोलते हैं इनको, SHELL। शेल ऑयल वाला नहीं, वो तो असली कंपनी है, शेल कंपनीज। तो ये पहले था, अब ये क्या हुआ, ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में अभी, जो इन्होंने आर्टिकल में भी लिखा हुआ है। तो उस अमेंडमेंट में क्या डाला गया है, ये हटा दिया गया है, ये भी हटा दिया गया है, और ये भी हटा दिया गया है। तो कहां से ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है और कहां से अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है? नया जो अमेंडमेंट लाया गया है उसमें ये सब हटा दिया है। तो नाउ इन प्रेजेंट सिचुएशन इवन लॉस मेकिंग कंपनी कैन मेक डोनेशंस। शेल कंपनीज भी हो जाएंगी आपकी। और अभी रिसेंटली आपने सुना होगा FCRA नॉर्म्स चेंज किए गए, जिसमें फॉरेन फंडिंग अलाउ कर दी गई है, फंडिंग इन इलेक्शंस। FCRA बोलते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। FCRA रूल्स हैव बीन चेंज, तो फॉरेन फंडिंग अलाउ हो गई है। अब ये तीनों, ये सब हटा दिया। अब क्या है, लॉस मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट कर रही हो नहीं कर रही हो, कल को मैंने बनाया हुआ अपना ब्लैक मनी डाइवर्ट करना है मुझे, मैंने 100 करोड़ रखे हुए थे अपने पास, मैंने फर्जी कंपनी बना दी, किसी के नाम रजिस्टर्ड कर दी, ऑफिस लिख दिया यहाँ पे नेक्स्ट आईएएस की बिल्डिंग में। वो आया चेक करने के लिए, बोले यहाँ तो कोचिंग चल रही है, यहाँ तो कोई कंपनी आई नहीं। शेल कंपनी ऐसी होती है। यहाँ पे ना बहुत सारी दिल्ली में ऐसी कंपनीज हैं जो ऐसी चल रही होती है, जिनका एड्रेस होता है किसी झुग्गी झोपड़ी के 6 नंबर में, उनका एड्रेस लिखा रहता है ये है वहाँ पे, वो जाओ देखो तो वहाँ पे फिजिकल, तो शेल कंपनीज होती है जिनका कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता और कोई उनका प्रॉफिट का रिकॉर्ड नहीं रहता। तो नाउ व्हेन दीज नॉर्म्स हैव बीन अमेंडेड, इवन लॉस मेकिंग कंपनीज कैन गिव डोनेशंस। शेल कंपनीज बन गई एक तरीके से, सो समझ लो ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए लिखा है इन्वेंशन टू करप्शन आर्टिकल में, इन्वेंट कर दिया नया तरीका ब्लैक को व्हाइट में करने का। हाँ, इलेक्शन के लिए किया गया अमेंडमेंट। अभी थोड़ा जोर का झटका धीरे से लग गया ना। कैश पड़ा हुआ है मेरे पास बहुत सारा, अब मैं उसको व्हाइट में कर दूंगा, अकाउंट में डला दिया मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड से। कौन? नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे। मतलब अभी क्या है कि एक तरीके से जो इलेक्ट्रोल मतलब ये समझो कि मेरे पास 100 करोड़ है, मैंने 10-15 लोगों को दे दिया अलग अलग कंपनीज को, फर्जी कंपनी बना के। अब वो चाहे कितना भी डिपॉजिट करे, मेरा पैसा, मेरे को कोई नहीं बोल सकता ना कि मेरा ब्लैक मनी है ये। वो तो वो, और वैसे भी वो कितनी भी फॉरेन फंडिंग ये फंडिंग अलाउ कर दी, अब तो ये भी हटा दिया ना 7.5% का क्राइटेरिया। कितने करोड़ों रुपए ले लो, अपना ही पैसा ब्लैक में व्हाइट कन्वर्ट करवा के ले लो। दूसरा इनके साथ इशू ये है कि दे डू नॉट हैव टू फाइल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट गवर्न नहीं करता, दे जस्ट हैव टू फाइल अ रिटर्न। और वो क्या था, जनरली जो भी रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स वाले मान लेते हैं, दे नेवर क्वेश्चन इट। ठीक है, उन्हें IT रिटर्न बस फाइल करना होता है, बट उनका असेसमेंट नहीं होता, दे आर नॉट असेस्ड। पॉलिटिकल पार्टीज आर नेवर असेस्ड, दे डू नॉट कम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो दे हैव टू जस्ट फाइल एन रिटर्न। एक एनुअल रिटर्न फाइल करना जरूरी है, बिकॉज EC के पास रिपोर्ट जाती है इलेक्शन कमीशन के पास, दैट दे हैव फाइल्ड देयर इनकम टैक्स रिटर्न, बट देयर असेसमेंट इज नॉट डन। असेसमेंट नहीं होता इनकम टैक्स का।
पॉलिटिकल पार्टीज का। और डेफिनेटली आपको पता ही है आरटीआई के अंडर तो वैसे भी नहीं है, तो यू कैन नॉट इवन आस्क कि कितना पैसा आया। नहीं, ये पहले का ही है, ये तो पहले का है। मतलब एक्स्ट्रा सारा क्रिटिसिज्म एक साथ लिखा रहा हूँ आपका इलेक्टोरल फंडिंग को लेके। जहां पे जो अभी हुआ है बता दूंगा, जैसे ये वाला भी हुआ है कॉर्पोरेट डोनेशन वाला, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाला भी अभी हुआ है अमेंडमेंट जो है। एक जो मेजर अमेंडमेंट जो अभी हुआ है इस वाले में वो ये है कि नाउ इवन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक कैन बी अलाउड, नॉट इवन एसबीआई, कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योर करेगी, वो भी बैंक जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं। सो एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक विल नाउ बी अलाउड डिपेंडिंग ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी तक एसबीआई, अब कोई और भी हो सकता है। तो जब तक एसबीआई था तब तक थोड़ा ये था, लिमिटेड था पकड़ना लोगों को, इन्फॉर्मेशन ना लिमिटेड लोगों के पास थी। अब क्या मल्टीपल बैंक्स हो गए तो समझो जितनी चीज मल्टीप्लाई हो रही है उतनी डिफिकल्टी, एनोनिमिटी खत्म होती जा रही है, ट्रांसपेरेंसी भी खत्म होती जा रही है। और बताओ क्या इशू भाई इलेक्टोरल बॉन्ड से, और क्या क्रिटिसिज्म है? वो तो एफसीआरएम, हाँ एक तरीके से ही, क्योंकि फॉरेन फंडिंग अलाउ कर दिया। सो फॉरेन फंडिंग अलाउ होने से कि आपकी बाहर की कंट्रीज जो है दे कैन इन्फ्लुएंस इंडियन इलेक्शंस नाउ बाय गिविंग डोनेशंस। वो खैर पहले भी करते थे, मतलब फंड तो आता था, वो एनजीओ के रूट से थ्रू जाता था। अभी क्या डायरेक्टली चला गया, पहले एनजीओ के रूट से कराते थे फंडिंग वंडिंग इनडायरेक्टली, या फिर कॉर्पोरेट के थ्रू कराते थे। अब अभी भी तो है, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जो इफ दे वांट टू गिव कॉर्पोरेट डोनेशन दे विल इवेंचुअली गिव। पहले 7.5% प्रॉफिट देते थे, तक दे सकते थे, अब ज्यादा दे सकते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये फॉरेन फंडिंग, इसमें अमेंडमेंट कर किया गया टू अलाउ फॉरेन फंडिंग। एमएचए नोटिफाई करता है उसको, एमएचए के अंडर रहता है ये एफसीआरए जो है। अब इसमें फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है आपकी। एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एफसीआरए और ये सब जो है ना आपके नॉर्म्स एमएचए के अंडर रहते हैं। प्रीवियसी क्या है? मेरी प्रीवियसी चैट तो लीक हो गई ना कि मैंने दिया था पैसा, एसबीआई ने लीक कर दिया आरबीआई को, आरबीआई ने उसको गवर्नमेंट को लीक कर दिया। 19 इज क्या है आपका, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि मेरा जैसे इवन टू राइट टू एक्सरसाइज वोट जो है वो भी एक तरीका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो वो भी आपका वायलेट हो रहा है। बिकॉज मुझे ये नहीं पता कि मेरी जिस पार्टी को मैं वोट करने वाला हूं, जिसे मैं मुझे वोट नहीं करना, उसको कितना पैसा आया और किसने दिया है। सो दैट इज टेकिंग अवे माई फ्रीडम ऑल्सो ऑफ नोइंग अबाउट अदर थिंग्स अबाउट माई पोलिटिकल पार्टी। अब पोलिटिकल पार्टी को ये नहीं पता कि उसको किस कॉर्पोरेट एंटिटी ने कितना पैसा दिया है, उसे बस इतना पता है कि मेरे पास इतना पैसा है। तो कल तक क्या होता था, कल तक मुझे पता होता था कि मोदी जी की पार्टी है तो अंबानी इतना पैसा दे रहा है, तो मैं शायद थोड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता हूं। बट दैट इज माई राइट टू नो कि कौन सी कॉर्पोरेट एंटिटी किसके साथ मिली हुई है। बट पता तो चल ही जाता है एक तरीके से, मतलब अभी तक क्या, तो थोड़ी थोड़ी सी तो इन्फॉर्मेशन की एक पॉसिबिलिटी थी। इसमें तो मतलब बिल्कुल ही खत्म कर दिया ना, इसमें तो बिल्कुल नहीं पता चला। बट वही बोल रहे, दैट इज अ वायलेशन ऑफ माई राइट ऑफ एक्सप्रेशन एंड नोइंग अबाउट माई पोलिटिकल पार्टी, बिकॉज इवेंचुअली हम लोग उनको इलेक्ट कर रहे हैं, सो आई शुड नो एवरीथिंग अबाउट देम। अभी जैसे आपने सुना होगा रिसेंटली देवेंद्र फडणवीस पे एक कोर्ट केस हुआ है ऑन देयर इलेक्शन, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि इलेक्शन एफिडेविट में फर्जी चीज नहीं लिख सकते, आपको हर चीज डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो उन्होंने एक क्रिमिनल केस डिक्लेयर नहीं किया अपना, सो दैट इज अ ग्राउंड ऑफ नलिंग देयर हिज कैंडिडेसी और इलेक्शन। अगर वो अपहेल्ड हो गया तो उनको रिजाइन करना पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रूल है ये कि अपने एसेट्स डिक्लेयर करना, दूसरा कि हर क्रिमिनल केस को अपने एफिडेविट में लिखना है इलेक्शन के। तो अभी वो हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है, किसी ने फाइल किया लॉयर ने कि इन्होंने एक केस जो है अपना एफआईआर जो इनके खिलाफ शायद 23 रजिस्टर्ड थे, इन्होंने 22 ही लिखे सिर्फ अपने एफिडेविट में। दैट इज एन ऑफेंस एज पर दी आरपीए 1951। अगर वो मतलब कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट जज हुआ ना तो डिस्क्वालीफाई कर देगा उनको। तो वो अलग चीज है खैर।
तो इसमें फंडामेंटल राइट जो है आपकी वायलेट हो रही है 19 एंड 21. 21 इज प्रीवियसली तो ऑफ कोर्स हो ही रही है आपकी. 19 बिकॉज यू डू नॉट नो विच विच कॉर्पोरेट एंटिटी और विच इंडिविजुअल, तो खैर छोड़ दो इंडिविजुअल की बात छोड़ दो, बट कॉर्पोरेट्स का जनरली थोड़ा इशू रहता है कि वी शुड नो कि कौन सा कॉर्पोरेट जो है किसको कितना पैसा दे रहा है या फिर कितना फंडिंग मिली है टेक्निकली स्पीकिंग. अभी रिसेंटली आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 2 महीने हो गए. क्लास मैंने डिस्कस किया था जब मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट लॉस्ट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर रिफॉर्मिंग इलेक्शंस. तो उसमें उन्होंने बोला कि लेट पार्लियामेंट मेक द लॉस. बट उन्होंने एक चीज उसमें करी, तो उन्होंने बोला था कि सब पार्टी और कैंडिडेट को इंश्योर करना है कि सारा जिनका भी जो एसेट है और जितने भी इनके क्रिमिनल केसेस हैं या फिर जितने फंडिंग मिल रही है इनको ये वेबसाइट पे डालें अपनी. ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था. एंड बट दैट वाज जस्ट अ डायरेक्शन. तो उन्होंने बस इंश्योर किया कि दैट यू नो शो इट ऑन पब्लिक साइट्स. अब वो डिक्लेयर करो. बट अब वही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ये ऐसा बोल रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाएगी, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, एनोनिमिटी से सब चीज़ बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी की दूसरी कॉर्पोरेट के खिलाफ ऐसा पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं कर सकती. बट इवेंचुअली अगर आप इफ़ यू गो इनटू द डिटेल, सो डिटेल में जाओगे तो लगेगा कि इट इज़ इंक्रीजिंग मोर ऑफ ओपेकनेस देन ट्रांसपेरेंसी. तो एक बार वो आर्टिकल देखते उसमें कुछ क्या है. तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो कवर हो गई हैं, बट एक दो उन्होंने जजमेंट्स लिखे हुए हैं कि जजमेंट में क्या बोला था कोर्ट ने रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी ऑन इलेक्टोरल फंडिंग. हाँ, तो वही तो बताओ पहले से क्या बेहतर हुआ. हाँ, ये देखो एक मुझे तो सिर्फ एक ही चीज लगती है जो जो बेटर हुई होगी, वो ये है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ जाएंगे. बस डिजिटाइजेशन ही तो हुआ है. बस कैश का फ्लो कम हो गया, बट कितना कैश मतलब कितना पैसा आ रहा है वो तो अभी भी कम नहीं हुआ ना. द कैश हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल ट्रेल, बट पैसा कितना आ रहा है उस पर तो रोक नहीं लगी हुई है ना. नहीं, वो भी डिजिटल भी है, बट देन उनके पास कोई वो नहीं है ना. दे आर नॉट अंडर आईटी एक्ट. इनकम टैक्स क्वेश्चन नहीं कर सकता उनको कि तुम्हारे पास पैसा इतना कहां से आया. हमें तो आया ही है पैसा, हमारा तो काम ही है पैसा लेना इलेक्शन के लिए. हाँ, तो क्या तो पहले तभी तो सब जीत जाते थे जब वो नदियों में मिलता था बोरे में पैसा डिमोनेटाइजेशन के बाद. बट एग्जाम में तो नहीं लिख पाओगे ना ये सब चीजें. एग्जाम में नहीं लिख सकते ना कि फाइनेंस मिनिस्टर हैज डिफेंडेड. तो आपको भी पता है यार पीआईबी किसका होता है. तो जो जो गवर्नमेंट जिसमें पावर में रहेगी तब तक उसका ही है पीआईबी. तो वही बात है ना कि अब वही यहां पे मैंने पहला पॉइंट लिख दिया, इट इज बायस्ड टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट. क्योंकि 1% वाला जो इशू है देखो, तो स्मॉल पार्टीज के लिए प्रॉब्लम है. ये भी क्रिटिसिज्म ही है इसका कि 1% वाला जो है स्मॉल रीजनल पार्टीज नहीं लड़ सकती. फिर वो कहां से पैसा लेंगे बेचारे, वो फिर कैश डोनेशन लेंगे सारे. स्मॉल रीजनल पार्टीज के लिए इशू है ना, क्योंकि कैश डोनेशन पे तो लिमिट है 2,000 रुपए की. 2,000 से ऊपर आप दे नहीं सकते कैश डोनेशन. उसके ऊपर दोगे तो इनकम टैक्स में दिखाना पड़ेगा. अब वो दिखा नहीं सकती सारी पार्टीज जो है. तो जो स्मॉल पार्टीज है जो नहीं बन रही है, मान लो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम होती जब आम आदमी पार्टी बन रही होती, तो आज के टाइम में उनके लिए पॉसिबल ही नहीं था लड़ना इलेक्शन. तो इससे स्मॉल एंड रीजनल पार्टीज का ग्रोथ हैम्पर होता है विद दिस क्राइटेरिया ऑफ हैविंग 1% एलिजिबिलिटी ऑफ वैलिड वोट्स. मिल जाता है, बट लेकिन अब मान लो मैं 10-15 लोग 50 लोग मिलके पार्टी बना रहे हो, ठीक है. मतलब अभी तो हम दिल्ली जैसे स्टेट की बात कर रहे हैं कि चलो ठीक है वहां पे आपको मिल गया, और बहुत छोटी छोटी जगह चले जाओ, या मान लो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो खैर अलग चीज हो गई, लेकिन उनके पार्टी से एफिलिएशन नहीं होता. बट स्टिल मान लो कि किसी ने छोटी पार्टी बना दी, तो वो लोग कैसे लेंगे पैसा छोटी पार्टीज के लिए. अब देख लो क्या बेनिफिट. यही तो बताया, बस डिजिटल हो गया ट्रांजैक्शन. बॉन्ड का ना, बॉन्ड खरीदने का. आप बताओ क्या लगता है, सब तो लिख दिया सामने. टेक्निकली स्पीकिंग क्या फायदा. इनकम टैक्स में रिबेट तो उसको मिलेगा जो डोनेट देगा ना, डोनेशन देगा. इन पॉलिटिकल पार्टी से तो मतलब नहीं है उसको. नहीं, बट बात ये है कि मैं ब्लैक मनी अब कहीं से भी ला सकता हूँ ना. मतलब मेरा ब्लैक मनी है, मैंने 10 लोगों को अलग अलग 10 कंपनियां बना के दे दी.
इवेंचुअली अब मेरा 100 करोड़ जो है 10 लोग 10-10 करोड़ के हिसाब से जमा कर देंगे मेरे अकाउंट में। हाँ तो नहीं, बट वही मैं कह रहा हूँ कि अगर अकाउंटेबल भी है तो कोई लॉ इन्फोर्स नहीं करता कि वो चेक कर सकें कि मेरे पास पैसा कितना आ रहा है, बिकॉज आई एम नॉट बाउंडेड बाई द इनकम टैक्स एक्ट। कहाँ चला गया? अब तो और फायदा हो गया। देखो पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से कैसा फायदा हो गया कि अभी क्या मेरे पास कैश रखा है 100 करोड़, मैं कहाँ लेके जाऊंगा 100 करोड़? रेड होगी तो पकड़ा भी जाऊंगा। अब तो ब्लैक व्हाइट में कन्वर्ट हो गया ना, मैंने 100 करोड़ लिए 10 लोगों को दे दिया, सबके नाम ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी, ऐसे अलग अलग दाऊद कंपनी बना दी। ठीक है, तो सारी शेल कंपनी बना दी मैंने, उसको बोला तुम लो 10 करोड़, 10 करोड़ दे दिया, उन्होंने 10 करोड़ मेरे में जमा कर दिया। ना मुझसे कोई पूछने वाला कि किसने कितना पैसा दिया और ना कोई जानने वाला। तभी तो लिखा हुआ आर्टिकल में इन्वेंशन टू करप्शन नहीं है। नई पॉलिटिकल पार्टी के लिए फंडिंग नहीं ले सकते इससे। दे हैव टू गेट 1% ऑफ द वैलिड वोट एटलीस्ट इन वन इलेक्शन। वही तो मैं बोल रहा हूँ, स्मॉल रीजनल पार्टीज नहीं मिल ले सकते, दे आर नॉट एलिजिबल एंड इलेक्टोरल फंडिंग, वो 2-2 हजार वाला ही ले सकते हैं कैश जो है। उसके ज्यादा लोगे तो इनकम टैक्स में दिखाना पड़ेगा, कैश डोनेशन अलाउड नहीं है उसके ऊपर। कैश 2,000 तक तो कैश डोनेशन आप ले सकते हो, तो अब या तो यही है कि 100 लोग 2-2 हजार रुपए करके दें, 10,000 से लो 2-2 हजार रुपए तक के, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं करना। ये तो अभी भी होता था, ये तो अभी भी होता था कि 100 अकाउंट बना दो 2-2 हजार रुपए, 10,000 अकाउंट बना दो 2-2 हजार रुपए, वो तो अभी भी होता है। मैं वही कह रहा हूँ कि बड़ी पार्टीज के लिए अभी क्या और इजी हो गया, 2,000 वाला क्राइटेरिया खत्म हो गया ना। अब उन्हें सब डिजिटली लेना है और कितना भी लेना है कितना भी ले सकते हैं, 7.5% का क्राइटेरिया भी हटा दिया। वही मैं बता रहा हूँ कि अब तो मतलब कहाँ से, तो इसीलिए आप देखोगे ना आर्टिकल में लास्ट में लिखा हुआ है, उस आर्टिकल में लास्ट पैराग्राफ पढ़ो एक बार क्या लिखा है कि आइदर दे डू नॉट नो द कॉन्स्टिट्यूशन और इवन इफ दे नो, उनको पता है कैसे मैनेज करना है कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ जो लिखा हुआ उस आर्टिकल का पढ़ो। Ultimately, therefore, to borrow from English jurist Stephen Sedley's formulation, the electoral bond scheme suggests two possibilities. One, that the government doesn't understand the constitution, or two, it does and has expressly sent out to transgress it. उन्हें पता है या तो नहीं पता कि वो वायलेट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट, या फिर पता है तो भाई मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं। ठीक है, अब इसमें फटाफट देख लेते हैं क्या इन्होंने शुरू में तो उन्होंने वही बताया, अब आप खुद देख लो। I will not question whatever former CEC has said, but then टिल द टाइम ही वाज सीईसी तब तो उन्होंने ज्यादा कुछ बोला नहीं। वंस ही रिटायर्ड तो बोल रहे हैं ये सब ऐसा हो गया, फेक न्यूज हो गई, बॉन्ड में ऐसा है, फलाना है, ढिमकाना है। ठीक है, अब मतलब वही है कि व्हेन अंटिल टिल द टाइम यू आर इन पावर यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो दिक्कत है। और वैसे देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन हैज टू बी अ नॉन पार्टिसन पोस्ट। ठीक है, वो इसीलिए पता है आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड होता है, आई एम नॉट श्योर सर ने कराया नहीं कराया, उसको बोलते हैं दे आर कॉल्ड एज द बल्वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कोट किया था इसके लिए। देयर आर 4 ऑफिसेज इन इंडिया विच आर कॉल्ड एज बल्वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बल्वर्क पता क्या होता है? जिन्होंने मरीन इंजीनियरिंग करी होगी उन्हें पता होगा, शिप के हल के साइड में प्रोटेक्शन के लिए होता है वो, उसको बल्वर्क बोलते हैं। तो वो झटके से रोकता है, उस दैट इज कॉल्ड एज बल्वर्क। तो बल्वर्क्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 4 ऑफिसेज हैं, सीएजी, यूपीएससी और इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट। They are called as the bulwarks of the constitution. Even लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है आपके चैप्टर में, सीएजी के चैप्टर में दिया हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में। सीएजी वाले चैप्टर में पहले पेज में पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ ड्रॉ करके कहाँ लिखा हुआ है जैसे उस दिन बताया था सिटीजनशिप वाले में कहाँ लिखा हुआ है, याद है? बताया था वो, इस पेज के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है नेचुरलाइजेशन में, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितनी बार उसको अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, सो ये 4 ऑफिसेज बहुत इंपॉर्टेंट। तो वैसे तो इलेक्शन कमीशन शुड बी अ नॉन पार्टिसन पोस्ट, बिकॉज अल्टीमेटली आप इलेक्शन कराने की इतनी बड़ी, यू हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट हो क्या गया, अच्छा ये प्रॉब्लम अगेन लिंक्ड है आपके इलेक्शन कमीशन की प्रॉब्लम से। आपको पता है देयर इज नो क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग इलेक्शन कमिश्नर, नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी बन सकता है, एज ही क्राइटेरिया तो लिखा हुआ है, एज और इतनी टर्म जो रहता है, बट वो भी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइटेरिया नहीं है। मतलब एक लिमिट तक कितनी है, 65 ईयर्स 6 एज है ना, 6 ईयर्स एंड 65 ईयर्स ऑफ एज। मैं बता रहा हूँ वही, मतलब बट कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है ना,
ठीक है, तो अब उसमें ये भी जो है, दिस इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द वे। पहली चीज तो याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ कि इतनी एज होनी चाहिए, ना इधर इस सीएजी की लिखी हुई है, ये आरपीए में लिखा रहता है। ठीक है, क्योंकि जो सेपरेट लॉज होते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन, इसके इलेक्शन कमीशन के, वो अलग लॉ बने। आपको बाय द वे पता नहीं होगा शायद, सीएजी जो है, सीएजी का जो टर्म होता है, इट इज नॉट मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज मेंशन्ड इन द डीपीसी एक्ट। इट इज कॉल्ड एज डायरेक्शन पावर एंड कंट्रोल्स एक्ट। कौन? नहीं, सीएजी तो बहुत न्यूट्रल ऑफिस है, वो प्लेजर पे रह ही नहीं सकता। ही इज रिमूव्ड इन द मैनर ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। सीएजी जो है अटॉर्नी जनरल थोड़ी है, ये ऑडिटर जनरल है भाई। वो अटॉर्नी जनरल की आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये डीपीसी एक्ट है 1971। तो इसमें सीएजी का टर्म लिखा रहता है, टर्म, ऑफिस, सैलरी, ये सब चीजें लिखी रहती है, कितने पीरियड के लिए रहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया कि द टर्म ऑफ द सीएजी इज मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन, नो इट इज नॉट। नाइदर इज ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर के लिए ईसी एक्ट है अलग से, और आरपीए में लिखा रहता है। उसमें बस ये लिखा हुआ, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड देयर tenure and everything is decided by the president as determined by the parliament. So parliament makes a statutory law to decide their tenure. Direction, Power and Control Act, DPC. Direction, Powers and Control. तो अब इसमें इन्होंने बोला हुआ टू ओपेक, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। डिनोमिनेशन 1000, 10,000, 1 लाख ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिशनरी नोट्स या पी नोट्स, आपको कराया होगा शायद इकोनॉमी में, जिसमें जनरली इंफॉर्मेशन नहीं रहती। किसने, पी नोट्स में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, बियरर बॉन्ड्स का टाइप का होता है जो बाहर से आता है, बट उसमें क्या है कि पहले पी नोट्स के थ्रू हवाला फंडिंग बहुत होती थी, तो सेबी ने गाइडलाइन चेंज कर दी कि अब केवाईसी करवाना पड़ेगा प्रॉपर्ली। जनरली एनआरआईज लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में पी नोट्स के थ्रू इन्वेस्ट करते थे, बिकॉज इट वाज अ वेरी अट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू शो योर आइडेंटिटी, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू शो योर आइडेंटिटी व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग थ्रू द फॉर्म ऑफ पी नोट्स। बाद में सेबी को लगा कि ये टेररिज्म फंडिंग के लिए यूज हो रहा है पी नोट्स बहुत ज्यादा, 2 साल पहले का इशू है, तो उन्होंने नॉर्म्स चेंज कर दिया कि नाउ यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड एज एन एंटिटी, देन ओनली यू कैन बाई पी नोट्स। तो पी नोट्स इज टाइप ऑफ अ बियरर बॉन्ड, कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं रहती किसने खरीदा किसको गया, बस बीच में जो पार्टीज है उनको इन्वॉल्व रहते हैं, उनको पता रहता है। सो द गवर्नमेंट क्लेम्स सिंस दीज बॉन्ड्स आर परचेज्ड थ्रू बैंकिंग चैनल, द स्कीम विल एलिमिनेट द इन्फ्यूजन ऑफ ब्लैक मनी इनटू, सो वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड एवरी पॉइंट, विल सी अगर कुछ छूट गया होगा, अब बाकी आपको रियलाइज हो जाएगा कि आर्टिकल से कहाँ से नोट्स बनाने थे, तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सब चीज़ बता दी है। विल क्विकली देखते हैं क्या क्या रहेगा इसमें, बट नॉट ओनली दिस आर्गुमेंट palpably false. The simple redeem scheme term shows that program also virtually endorses corruption in political funding. ठीक है, that scheme allows complete anonymity of the donor, neither the purchaser of the bond nor the political party receiving the donation is mandated to disclose the donor's identity. ठीक है, अब वही बात है कि मैं बता दूं तो बात अलग है, बट लेकिन डोनर को भी टेक्निकली बताना नहीं है किसी को कि मैंने इस पार्टी को पैसा दिया, बट वही बात है कि मैंने पड़ोसी को बता दिया कि हाँ मैंने इसको दिया, आप किसको दे रहे हो। जनरली ये होता है, वो जैसे लोग पूछते हैं कि आपने किस पार्टी को वोट दिया, वैसे देखा जाए इट इज इलीगल टू आस्क, पता है लॉ गवर्न करता है उसको, आरपीए में लिखा हुआ है, इट इज इलीगल टू इवन आस्क समबडी कि किसने, आपने किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट किया, इट इज मेंशन्ड अंडर आरपीए एक्ट। नहीं नहीं, पूछना भी अलाउड है ना, अलाउड नहीं है। अब वोट, क्योंकि एनोनिमिटी की बात है ना, आप पूछ भी नहीं सकते किसी से, दैट इज मेंशन्ड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 9, इट इज एन क्रिमिनल ऑफेंस। वो छोड़ो यार, अगर कोई, मतलब मैं बताऊं आपको, वो छोड़ो, आपको लगेगा बड़ी एब्सर्ड सी बात है, बट ये चीजें बहुत मैटर करती है। सुनो, ठीक है, आप अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्य करता है और वो पोलिंग बूथ कोई आदमी जा रहा है, उसको लिफ्ट नहीं दे सकता अपनी गाड़ी में, पता है आपको, दिस इज एन ऑफेंस। लगने सुनने में एब्सर्ड लगता है, बट दिस इज एन ऑफेंस कि पोलिंग बूथ तक जा रहा है, मैं कह रहा हूँ भैया चलो मैं छोड़ दूंगा, और अगर आप उस पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हो गए तो समझ लो बेटा आपका जो है कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। एक तरीके से ही वो हो गया ना कि मैं लिफ्ट दे दिया तो अब मेरी वाले को वोट कर देना, फेवर कर दिया मैंने। ये सब चीजें एमसीसी में लिखी रहती है, आरपीए में, वो अलग चीज है। मतलब एक होता है अनड्यू फेवर नहीं करना, मतलब कोई आदमी अपने आप जा रहा है, आपने उसको बोला कि हाँ भैया मैं छोड़ देता हूँ, ये लिखा हुआ एक बहुत फेमस केस भी हुआ था इसके ऊपर, मतलब 2-3 साल पहले की बात है। सो इस तरीके की चीजें भी नहीं कर सकते आप। बाकी तो आपको पता ही है कि इलेक्टोरल जहाँ पे बूथ होते हैं वहाँ पे तो आप सिंबल इम्बल तो कुछ शो नहीं कर सकते। मोदी जी ने कमल दिखा दिया था एक बार वोट करने के बाद।
वो अपना रिप्रेजेंटेटिव रखती है। वो इसलिए होता है कि इलेक्टोरल रोल से किसी का नाम अनड्यूली कट ना हो गया हो। वो तो ठीक है नाश्ता पानी का तो व्यवस्था वो तो ठीक है एक तरीके से, ठीक है, वो इतना इलेक्शन कमीशन भी माइंड नहीं करता, वो तो ह्यूमेन ट्रीटमेंट वाली बात होगी, ठीक है वो तो ह्यूमेन ट्रीटमेंट वाली बात हो गई, ठीक है, वो तो अलग चीज है। बट यहाँ पे कि अननेसेसरी फेवर नहीं दिखना चाहिए कहीं से भी, ठीक है, वो चीज है। बट एनीवे, सो हाँ, इसमें दूसरी चीज जो है, एक पॉइंट मिस तो नहीं हुआ, खैर हमने डिस्कस कर लिया कॉर्पोरेट डोनेशन में, कि यहाँ पे अब क्या है कि आपने फंडिंग का वो हटा दिया, क्राइटेरिया हटा दिया, तो इवन और एनोनिमिटी भी है, तो कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी नहीं पता कि मेरी इस कंपनी ने कितना पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया, क्योंकि एनोनिमिटी है ना। सिर्फ डायरेक्टर्स को पता है, जो 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 शेयर होल्डर्स, मतलब मैं भी शेयर होल्डर हूं कंपनी का, काइंडली से जब मुझे डिविडेंड मिलता है तो कंपनी बताती है कि मैंने इतना इतना पैसा कमाया, इतना प्रॉफिट। मैं जैसे म्यूचुअल फंड खरीदा तो कंपनी का डिविडेंड आएगा तो मुझे पता रहेगा कि किस कंपनी का क्या प्रॉफिट था, कितने साल का ये था, बट वो नहीं दिखाएंगे कि उन्होंने कितना प्रॉफिट का परसेंटेज किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दिया। दैट इज अगेन अ वायलेशन ऑफ माय फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 एज अ शेयर होल्डर ऑल्सो, ठीक है। शेयर होल्डर तो कोई भी हो सकता है ना, मैं भी तो शेयर होल्डर हूँ, इंडिविजुअल सिटीजन भी शेयर होल्डर हो सकता है। म्यूचुअल फंड खरीदे हैं मैंने किसी कंपनी के, उस कंपनी ने मान लो कल को पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे दिया, मेरे डिविडेंड में तो दिखाएंगे नहीं कितना परसेंट डोनेशन दिया और कितना दिया और किस पार्टी को दिया। दैट इज अगेन वो पब्लिश करते हैं, जैसे एजीएम होता है ना, एनुअल जनरल मीटिंग, रिलायंस वालायंस वाले करते हैं, तो अभी तो वो शो करते हैं इतना इतना गया। पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं शो करेंगे तो इलेक्टोरल फंडिंग दिखा देते हैं, बट अभी नहीं दिखा सकते, जरूरी नहीं है दिखाना अंडर दिस बॉन्ड स्कीम। तो इट इज गोइंग अगेंस्ट माई प्रिंसिपल्स ऑफ इवन एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये एथिक्स का भी क्वेश्चन हो सकता है ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, कि द शेयर होल्डर्स इवन डू नॉट नो कि उनकी पार्टी किसके लिए, उनकी कंपनी किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दे रही है और किस पार्टी को दे रही है बेसिकली। वो तो अलग है, वो तो अलग है, वो टैक्स वैक्स नहीं देते होते उनको, टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ता, वो बुक प्रॉफिट अलग होता है, वो प्रॉफिट से बस दिखा देंगे अलग से, ठीक है, इतना परसेंट चला गया, और इनकम टैक्स को बस दिखा देंगे कि हमने इलेक्टोरल फंडिंग दिया, तो इनकम टैक्स उनसे पूछता नहीं है फंडिंग के लिए। जो उनका प्रॉफिट वाला जो रेशियो होता है वो अलग रहता है इनकम टैक्स के लिए। आपको पता है एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं एमएटी, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। वो कुछ कंपनीज के लिए होता है जिस जो लोग कंपनीज प्रॉफिट नहीं दिखा पाती, उनका एस्टिमेट नहीं होता कि कितना प्रॉफिट उन्होंने कमाया, तो उन्होंने, सरकार ने उनके बनाया हुआ है एमएटी बोलते हैं उसको, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, कि उनका फिक्स रहता है, जैसे बताया 18%, उनका फिक्स रहता है कि चाहे कितना भी कमा लो आपको 18% ही टैक्स देना है। वो उन कंपनीज के लिए होता है जिनका पता चल जाता है कि शायद ये ज्यादा इतना ही प्रॉफिट इनके रेंज में रहेगा, वो उनके एक्सपेंसेस से पता चल जाता है, तो उसको बोलते हैं एमएटी, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो अब ये इलेक्टोरल जो बॉन्ड है इनके थ्रू अब इन्होंने फंडिंग का क्राइटेरिया हटा दिया, वो 7.5% डाला, तो टैक्स वैक्स से तो वैसे ही चक्कर हट गया, उन्हें पता ही नहीं कितना दे रहे हैं, क्योंकि वो टैक्स में तो तब दिखाएंगे ना जब वो प्रॉफिट का बताएंगे कितना परसेंट मैंने दिया, टैक्स लगाओगे कैसे? प्रॉफिट तो पता है मुझे, मैंने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, मैं लीगली अलाउड नहीं हूं बताना, समझ रहे हो पॉइंट? मैंने मैं प्रॉफिट तो दिखाऊंगा बिकॉज मैं कॉर्पोरेट एंटिटी हूं, बट मैंने उस प्रॉफिट में से कितना परसेंट किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया, अंडर दिस स्कीम आई एम नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज। इवन इनकम टैक्स भी नहीं पूछ सकता, स्टैट्यूटरी लॉ है भाई, लॉ में लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स नहीं पूछ सकता। तो घपला और बढ़ गया, अब तो कंपनी और बच गई। हाँ अच्छा है, इसमें पता चला कुछ और गलत काम करना हो तो बोल दो इलेक्टोरल फंडिंग में दे दिया इतना पैसा, साइफन कर दिया मनी। तो अब समझ लो, अब ये इनको ब्लैक मनी साइफन करना होगा तो ये दिखा देंगे कि मैंने इतना पैसा जो है ब्लैक मनी जो है, मतलब जो है इलेक्टोरल बॉन्ड में दे दिया। बट हाँ, शायद इनको बस एक तरीके से एक प्रूफ ये दिखाना होगा कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, वो तो रहेगी स्लिप इनके पास, वो दिखाना पड़ेगा। बट लेकिन वो मनी कहां से आया कहां जा रहा है वो नहीं पता, बट बॉन्ड उन्हें बताना पड़ेगा। वो ये नहीं बता सकते ना किस पार्टी को दिया है, बॉन्ड तो दिखाना पड़ेगा, पार्टी का नहीं बता सकते, बॉन्ड तो दिखाना पड़ेगा ना। वो तो फिर बहुत ही बड़ा फर्जीवाड़ा हो जाएगा, स्कैम हो गया फिर तो। वो तो एक तो प्रूफ तो रखना ही पड़ेगा कि मैंने इतना पैसे का बॉन्ड खरीदा। बट लेकिन ये क्योंकि अब क्राइटेरिया खत्म हो गया तो कितना भी दे दूं मैं प्रॉफिट। बात यहां पे ये कि बेसिकली आई कैन इन्फ्लुएंस द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय यूज ऑफ मनी। सिंपल बात ये है कि आई कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग बॉडी बाय गिविंग देम as much amount of money as possible. Earlier there was a limit of 7.5%, now there is no limit. इसमें भी लिखा हुआ आर्टिकल में कि आप पैसे के बदौलत आप पूरी गवर्नमेंट को हिला सकते हो बेसिकली, ये पॉइंट है यहाँ पे, अभी आगे आएगा इसमें। So इसमें just as damaging to the most basic democratic ideas the elimination of a slew of other barriers that second paragraph में second नीचे second page second row में second column में
removes an existing condition that had prohibited companies from donating anything more than 7.5% of their average net profit over the previous 3 years. So आपको मैंने बताया 3 साल तक होना चाहिए और 3 साल तक कंपनी एग्जिस्टेंट होनी चाहिए, तीनों हटा दिया क्राइटेरिया. This now means that even loss-making entities can make unlimited contribution. Additionally, the requirement that a corporation ought to have been existent for at least 3 years before it could make donations has also been done away with. Now, two judgments जो लिखा हुआ है उनमें, the dangers inherent in untrammeled funding of political parties, especially by corporations, have been apparent even as early as 1957. The Bombay High and the Calcutta High Courts warned Parliament of the perils in allowing companies to freely add to the party coffers. तो इसमें MC चागला जी का एक चीफ जस्टिस थे बॉम्बे हाई कोर्ट का, बहुत अच्छा जजमेंट था, that it is which is likely to grow apace and which may ultimately overwhelm and even throttle democracy in the country. तो ये additionally आप note कर सकते हो कि there have been two judgments regarding electoral fundings. पहला है बॉम्बे हाई कोर्ट का, दूसरा है ये कलकत्ता हाई कोर्ट का. ठीक है, दिस यू कैन एंड एडिशनली तो ये जो कोर्ट का डिसीजन था, दिस वाज रिगार्डिंग इलेक्टोरल फंडिंग ऑफ बाय टाटा स्टील, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, कि उस समय ये लोग बहुत ज़्यादा फंडिंग दे रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि अनलिमिटेड आप फंडिंग नहीं दे सकते. So the court was conscious that given the circumscriptions of the law, it could scarcely deny in the case before it permission sought by Tata Iron Steel Company to amend its memorandum of association to allow the company to make contributions to different political interests. But this did not stop the court from drawing Parliament's attention to the problem. Similarly, even HMC Ravai, who was representing Tata, the court noted, considered that the least the company could do was to disclose clearly in its yearly balance sheet the list of donations made by it. But Chief Justice Chagla, such a condition was grossly insufficient. It was imperative, he ruled, that not only the company shareholders but electors too must know how a party is being functioned. So that's the right to freedom of expression. For democracy, he believed, couldn't function unless the voters had free and complete access to information about the parties for which they were going to vote. ये again Article 19 को violate कर रहा है. उन्होंने उसी समय judgment में लिख दिया था ये चीज़. Only months earlier, faced with a similar petition, the Calcutta High Court had made an almost identical appeal to the cynic. It appears to be a plea of the company to have a legal sanction to bribe the government of the day to induce policies which will help the company in its business. तो ये देखो, ये जो है जस्टिस PB मुखर्जी ने लिखा है, कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट है रिगार्डिंग ये जो इन्होंने क्राइटेरिया हटा दिया है 7.5% वाला, ये रिसेंट वाला केस है. उससे क्या हो रहा है कि you're एक तरीके से you're bribing the government for inducing favorable policies for you. So if the amendments of this kind were allowed and if joint stock companies serve as adjuncts to political parties, he added that the man who pays the piper will be called the tune. तो वो the plays the piper को उन्होंने जानबूझ के pays the piper लिखा है यहाँ पे. पाइपर होता था ना, वो चूहों को नचाता था, जो चूहों को ले जाता था, पता है पाइपर करके एक स्टोरी हमने बचपन में पढ़ी है कि वो चूहे भगाने के लिए उसको शहर में बुलाया गया था. तो जो बीन बजाएगा या सपेरा समझ लो, उसके हिसाब से नाचोगे आप, बट यहाँ बीन नहीं बजाना है, यहाँ पैसा देना है, इसलिए वो प्ले नहीं लिखा है. बहुत वो गलत नहीं है, वो पे लिखा हुआ है, बहुत लोग उसको गलत समझ जाओगे. उसमें लिखा हुआ वो मन हु पेज द पाइपर. ठीक है, पैसा, हाँ ऑफ कोर्स, मतलब तो पाइपर द गवर्नमेंट ही है भाई, दे आर कॉलिंग द शॉट्स, तो यू विल पे द पाइपर. So in treating Parliament to the Act, the judgment will recognize a bedrock of principle of democracy that public action ought to be guided by transparency and fairness. Unfortunately, however, the years since, every effort has been made to endorse opacity and political funding. ठीक है, नीचे आ जाओ. As petition filed in the Supreme Court, the scheme suffers from at least two foundational defects. One, that it was incorporated on the back of a series of amendments made to the legislation, including the RPA and the Income Tax Act and the Companies Act, which were introduced in the form of a money bill. And two, that the scheme flouts a number of fundamental राइट्स. अब जो उन्होंने बोला हुआ है मनी बिल वाला, मैं आपको क्लास में बताया था फाइनेंस बिल क्या होता है, फाइनेंशियल बिल क्या होता है. ये फाइनेंस बिल में इंट्रोड्यूस किया गया है रिसेंट वाले में जो अमेंडमेंट है. सो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली इट इज़ अ मनी बिल. सो राज्यसभा चेंजेस कर नहीं सकता. मैंने आपको पॉलिटी की क्लास में कराया था, अगर आपको याद होगा, ट्राइब्यूनल्स वाले केस में बताया था कि ट्राइब्यूनल्स में अमेंडमेंट लाए गए थे थ्रू फाइनेंस बिल. सो इवन दिस these amendments जो changes किए गए हैं 7.5% वाले, बाकी सारे जो हैं कि even any scheduled commercial can bank as notified by the central government can issue the electoral bonds, तो वो भी फाइनेंस बिल के थ्रू किया गया है. तो फाइनेंस बिल पहला मैंने आपको पहले नोट कराया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है. ठीक है, तो उसमें वो लिखा है, उसमें उन्होंने भी लिखा कि भाई हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा आइटम्स लिस्टेड है अंडर द मनी बिल जो इसमें से यूटिलाइज हो रहे हैं कि आप उसको फाइनेंस बिल का पार्ट बना दो. ठीक है, तो उसमें Article 110 of the Constitution allows the Speaker to classify proposed legislation as a money bill only when the draft law deals with all or any of the subjects enlisted in the provision. तो इसमें उन्होंने वही चीज़ लिखा हुआ है कि ये सब चीज़ होनी चाहिए, taxation, vexation. So hard as we might try, though it's impossible to see how the provisions pertaining to the electoral bond scheme could possibly fall within any of these categories. अब ये गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि भाई पैसा आ रहा है तो मतलब है थोड़ी कि पैसा आ रहा है तो मनी बिल बना दो उसको.
तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ऐसा रैशनल कहीं दिख ही नहीं रहा है, जो आइटम्स 110 ए टू जी में लिखे रहते हैं अंडर मनी बिल, उसमें ए टू जी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें फिट बैठ रहा हो, तो आपने फाइनेंस बिल में कैसे इंक्लूड कर लिया उसको? तो पॉइंट ये, तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करें अंडर दिस प्रोविजन। दूसरा है द फाइनेंस एक्ट दो थ्रू विच दीज अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस देयरफॉर डिड नॉट डील विद एनी ऑफ दोस मैटर्स कंटेन्ड इन द आर्टिकल 110। द नेक्स्ट इज द इशू ऑफ फंडामेंटल राइट्स। द स्कीम इज इक्वली डिस्ट्रक्टिव इन इट्स सबवर्जन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू इक्वालिटी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। देयर इज नो डाउट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एन एक्सप्लिसिटली इन्फोर्सेबल राइट टू वोट। तो ये अब क्वेश्चन देखो, ये इसीलिए अब क्वेश्चन प्रीलिम्स में फंसता है। अब आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनली राइट टू वोट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट यूपीएससी मानता है उसको, ठीक है? तो वही चीज है, क्योंकि यूपीएससी ने लास्ट ईयर के क्वेश्चन में ऑफिशियल आंसर की में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना है। तो क्योंकि अब राइट टू वोट वैसे तो कहीं डायरेक्टली लिखा नहीं हुआ है, बट उसमें लिखा हुआ आर्टिकल में इलेक्शन की कि एवरीबडी हु इज एलिजिबल टू वोट थ्रू द मेथड ऑफ अडल्ट सफरेज, ये लिखा हुआ लाइन, दैट मीन्स यू हैव अ राइट टू वोट। वो इंप्लाई कर लेगा, इसलिए इसमें इन्होंने भी बहुत केयरफुली लिखा है कि इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन, इट इज इम्प्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत केयरफुली इसने भी लिखा हुआ है, क्योंकि ही इज अ लॉयर, ठीक है, ही इज अ एडवोकेट एट मद्रास हाई कोर्ट, तो वो इसलिए ऐसी चीजें जनरली नहीं लिखते जिससे थोड़ा डिजास्टर्स हो जाए चीजें। तो लिखा हुआ देयर इज नो डाउट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी एक्सप्लिसिटली इन्फोर्सेबल राइट टू वोट, but implicitly it is guarantees of equality and free speech and a right to knowledge and information. Our courts have nearly consistently seen freedom of voting as distinct from right to vote, as a facet on the right to freedom of expression. In the absence of complete knowledge about the identities of those funding the various different parties, it's difficult to conceive how a citizen can meaningfully participate in political and public life. मैंने आपको पॉइंट लिखाया था यहाँ पे, इन्होंने बोला कि पीपल का डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं, बट व्हेन यू आर नॉट इवन अलाउइंग पीपल टू नो किसने किसको फंड किया और कितना फंड किया, दैट इज नॉट व्हाट वी कॉल एज पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। People's participation in democracies also contains the information that I have a right to know what is happening. तभी तो I can take an informed decision ना। Informed decision का तो पार्ट यही है कि I have the knowledge of complete knowledge of everything what is happening. So that is, इसलिए मैंने बोला था पहला पॉइंट, जो चौथा पॉइंट है इनका, वो फिट नहीं बैठता यहाँ पे। जस्ट बिकॉज आप एक कैश को डिजिटल में कन्वर्ट करो, दैट डज नॉट मीन कि आपने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया डेमोक्रेसी में, ठीक है? तो ऐसे तो फिर तो इवन पंचायत भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ गया, बट आपको मैंने पढ़ाया था क्लास में कि स्टेट गवर्नमेंट डिवॉल्व ही नहीं करती फंड्स, फंक्शन ही नहीं देता फाइनेंस कमीशन के थ्रू, ठीक है? So as Ornit Shani's wonderful book How India Became Democratic shows us that the institutionalization of equality through the principle of one person, one vote and through the creation of the universal adult franchise was critical to building India's republican structure. When the power of the vote is diluted through opacity and political funding, democracy as a whole loses its intrinsic value. ये जो लाइन है इसको लिख लेना, ये कई बार आप यूज कर सकते हो अपने किसी भी आंसर राइटिंग में या फिर ऐसे में। तो उसमें लिखा हुआ जैसे व्हेन द पावर ऑफ वोट इज डायल्यूटेड थ्रू opacity इन पॉलिटिकल फंडिंग, डेमोक्रेसी एज अ होल लूजेस इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अगर कहीं पे मान लो आया इलेक्टोरल फंडिंग को लेके, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली वो लास्ट वाला तो नहीं लिख पाओगे आप, क्योंकि दैट इज थोड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड पैराग्राफ, क्योंकि उसमें लिखा हुआ अल्टीमेटली देयरफॉर टू बोरो फ्रॉम द इंग्लिश जूरिस्ट स्टीफन सेडली's formulation, the electoral bond scheme suggests two possibilities: one, that the government doesn't understand the constitution, or two, it does and has expressly set out to, but then you're going against the government. The last line ट्रांसग्रेस वाली जो है कि पता होते हुए भी यू आर क्रॉसिंग द लाइन, लिख सकते हो, मतलब यू कैन मॉडिफाइड, बट देन अगर एग्जैक्ट वर्ड है तो कोट अनकोट चेंज नहीं कर सकते ना आप। अगर वो पढ़ा लिखा हुआ होगा तो वो नंबर काट देगा। इन वर्ड्स लिख सकते हो, मतलब या तो कोट मत लिखो, कोट मत लिखो कि टू कोट जैसे लिखा हुआ है कि इसमें लिखा इंग्लिश जूरिस्ट टू, इसमें कोट लिखा हुआ, तो कोट नहीं कर सकते आप। इन अदर वर्ड्स एज मेंशन्ड लिख सकते हो, एज मेंशन्ड बाय जूरिस्ट। हाँ, पैराफ्रेज कर दो, अपने यहाँ से मॉडिफाई कर लो, बट कोर्ट में एग्जैक्टली वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जूरिस्ट का भी है तो वैसे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेसिकली ये है आपका इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स तो हमने इसके कवर कर ही लिए थे, बाकी फीचर्स मैंने आपको बता दिए। सो दिस इज अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड इलेक्टोरल फंडिंग एज अ होल। टेक्निकली स्पीकिंग ये पूरा इलेक्टोरल फंडिंग का ही टॉपिक था, क्योंकि फंडिंग में दो ही तीन इशूज थे जो मैंने बता दिए। एक तो ये कि 2000 तक कैश डोनेशन ले सकते हो आप, और तीसरा जो मेजर इशू था कि आरटीआई के अंडर नहीं हो, प्लस यू आर नॉट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, यू ओनली हैव टू फाइल अ रिटर्न, बट द इनकम टैक्स विल नॉट डू असेसमेंट। असेसमेंट नहीं होता कि कहाँ से आया कितना आया, बस बता देते हैं। बताओ, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन है डायमेंशन, पर दो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर मैं इसलिए खींचना नहीं चाहता उसको।
ठीक है, वो उसके भी प्रोज एंड कॉन्स हो जाएंगे फिर स्टेट फंड। अभी तो बहुत सारी योजना चल रही हैं, अभी ये भी एक योजना ही है, आओ करप्शन करें योजना। हाँ, क्वेश्चन ऐसे होगा, सो इट कैन बी मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो होगा तो वो इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए होगा, बिकॉज ये मेंस में तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर आएगा, बिकॉज पूरा इलेक्शन सीजन है। ठीक है, मतलब वर्ड्स देखो क्या होगा, वर्ड्स वो कितने भी गेम खेल सकता है उस पे। इलेक्टोरल फंडिंग पूछ लेगा, इलेक्टोरल बॉन्ड पे पूछ लेगा, ओवरऑल इलेक्टोरल प्रोसेस पे पूछ लेगा, इलेक्शन पे पूछ लेगा। तो इवन इलेक्शंस भी मेंशन किया उसके प्रॉब्लम्स, तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इलेक्शन इज ओनली फंडिंग। तो इट कैन बी एन इम्प्लिसिट क्वेश्चन और एक्सप्लिसिट क्वेश्चन ऑल्सो, कि वो फंडिंग नहीं पूछेगा लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि फंडिंग इज द मेन स्टे ऑफ एनी इलेक्शंस बेसिकली। जीतना तो बहुत दूर की बात है, खड़े होने के लिए ही पैसा चाहिए पहली बात तो, जीतना तो बहुत दूर की बात है। ऑफ कोर्स पैसा जिसके पास नहीं होगा वो नहीं जीतता, ये भी एक हार्ड रियलिटी है इंडिया के इलेक्शंस की, कि पैसा होना ही जरूरी है, पैसा बहुत चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी हाँ बढ़ती है, बट देन एक्सचेकर पे मतलब लेन देन तो बढ़ ही जाता है, और बट एक्सचेकर पे भी बर्डन बढ़ जाता है। पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट, इसका डिप्लॉयमेंट, उसका डिप्लॉयमेंट, टीचर्स को बुलाना, इलेक्टोरल ऑफिसर्स को बुलाना, उनके ट्रांसपोर्टेशन देखना, बिकॉज ये सारा तो गवर्नमेंट को अरेंज करना पड़ेगा ना, इलेक्शन कमीशन का फंड होता है। नहीं वो तो है ही। अब जैसे एक आरपीए में अमेंडमेंट के लिए इंट्रोडक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया है कि अगर आप 2 सीट से लड़ते हो इलेक्शन और दूसरी छोड़ देते हो तो उसमें जो बाईपोल होगा उसका पैसा आप दोगे अब। बट दैट इज अ सजेशन टू अमेंड, क्योंकि सेंट्रल वो है ना, स्टैट्यूटरी लॉ है, पार्लियामेंट्री लॉ है, तो आरपीए 1951 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। सो देयर आर 3-4 सेक्शंस, 29A, सेक्शन 8A, ऐसे करके अलग अलग सेक्शन जहाँ 3-4 चीजें लिखी हुई हैं। हाँ तो ऑफ कोर्स की बात है। तो ये रिकमेंडेशन है ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो ये भी हो सकता है कि हाँ, सजेस्ट मेजर टू इम्प्रूव इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया। पहला आपका स्टेट फंडिंग का आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा आरपीए में चेंजेस करना। अभी जैसे एक आरपीए में चेंज इलेक्शन कमीशन रेकमेंड किया है कि अगर कोई क्रिमिनल कॉन्विक्ट है 2 साल से ज्यादा वाला, उसको लाइफ टाइम बैन कर दो। ठीक है, सेक्शन 29A है। ठीक है, फिर सेक्शन 8 है, उसी तरीके से गवर्न करता है। सो देयर आर 3-4 सेक्शंस। तो अब आपको लगता है लाइफ टाइम बैन, यहाँ तो चौटाला जी खुद ही खड़े होने जा रहे हैं, लास्ट टाइम बताया था आपको, जेल में होने के बावजूद भी। तो लाइफ टाइम कन्विक्शन तो बहुत दूर की बात है।